आगे बेटा हमारे पास ये टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाता है कभी कभार, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखें ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। देखें बेटा, इधर देखें, ये सपोज हमारे पास अगर अर्थ है इधर, तो अर्थ के अराउंड वो स्पेस जिसमें ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो जगह कह लें, वो स्पेस कह लें कि अगर उस स्पेस के अंदर अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ज़मीन इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ज़मीन उस दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। अगर हम इससे बाहर निकाल देंगे ना तो ज़मीन इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी। यहाँ पर आइंस्टाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करवाता है, लेकिन चलें हम आगे देखते हैं भाई। तो क्या है जी, द स्पेस अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द वो जगह या वो स्पेस, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट्स लगाती है अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा, ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अर्थ की क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे है दूसरी बात, इसके बाद हम कह सकते हैं कि जब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखेंगे, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। बेटा कौन सी फोर्स होगी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी डब्बे को या किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगे और वो चल के आगे जाए, डी कवर करे, तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया, वर्क किया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यानी कि अगर ये मेरे पास अगर ये ले मार्कर है, यहाँ पे है, ऐसे ही है ना, ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब उस फोर्स के बाद से यहाँ तक गया है ना, डी इसने कवर किया है, तो हम कहेंगे इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ने क्या किया, वर्क किया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप एक छोटा सा पॉइंट सा लिख सकते हैं, नोटेशन लिखने के साथ छोटा सा, इन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क किस फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब बेटा जो कल हम बात कर रहे थे पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, थोड़ा उसका भी यहाँ हवाला दे दें। अगर तो किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में फेंका जाएगा, थीटा पर इधर आ जाएगा, तो देखिए बेटा डी भी इधर को कवर हो रहा है, ऐसे ही है ना, फोर्स भी इधर को लग रही है और डी भी इधर को, या तो दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे बेटा आपके पास जो वर्क है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर किसी चीज को ऊपर को फेंके, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर को लग रही है लेकिन बॉडी को थ्रो किधर को किया, ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो, ऑपोजिट हो, तो हम कहेंगे कि डी और एफ दोनों दूसरे के ऑपोजिट है, तो cos 180 बन जाएगा ना। अगर दो चीजें आपस में ऑपोजिट हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो इस केस में आप कहेंगे वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये दो बातें याद रहेंगी आपको, दूसरा चाहे आप ये दो साल लिख दें, वर्क इज पॉजिटिव इफ इट इज डन, अगर ये हुआ है इन द डायरेक्शन, बेटा आवाज आ रही है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों।
ठीक है। और वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, इफ इट इज डन, अगर ये हुआ है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों। ये जो नेगेटिव वाला वर्क है ये किसके जरिए होगा? जो नेगेटिव वाला वर्क है इसमें कौन से वर्क है? पहले हमने इसको फेंका है ना, इसके ऊपर दो फोर्सेस, एक तो जो हमने इसके ऊपर एक्सर्ट की है, लेकिन जब फेंका तो इसको जमीन भी अपनी तरफ खींच रही है, वापस इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, फोर्स अगर ये ऊपर को जा रहा है। अब देखिए बेटा, इसमें जब हम फोर्स लगा रहे हैं वाकई इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है, उसमें तो वो फोर्स लग रही है ना जिस फोर्स से हमने जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे उसके हैं, जरिए होगा वो जब वापस आ रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स अपन करते हैं। अब देखिए इधर सुनिए, अब जो फोर्स हमारे पास वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि इधर को फोर्स हमने लगाई है, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाई है, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ले लें कि हम रिलेटिव टू देख रहे हैं कौन सी फोर्स के हिसाब से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। इस फोर्स के हिसाब से हमारा वर्क क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर वही फोर्स लेगा जिस फोर्स से फेंका गया है, उस फोर्स के हिसाब से ये वर्क पॉजिटिव है। बात समझ आ गई, यहाँ पे रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अगर हमने वर्क फाइंड करना है, इसकी तरफ जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक और डेफिनेशन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम ये कह लेते हैं बेटा कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, आप जौन सा मर्जी पाथ फॉलो करें, उससे वर्क डन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन विल बी सेम। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसमें क्या है हमारे पास वर्क डन, बाद में हम इस बात को साबित भी करेंगे, इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट, का मतलब है आजाद, कि मैं भी ये बात कमेंट्स करूंगा इसके ऊपर, आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी बात आपको समझ आ गई इसका क्या मतलब, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। सपोज आप अपनी बॉडी को, आप किसी बॉडी को ए पॉइंट पर जमीन पे खड़े हैं भाई, यहाँ पे आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यहाँ से आप उसको लेके जाना चाहते हैं किसी कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट। ए से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन रास्तों से आप इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो पाथ का लफ्ज है इसका मतलब है रास्ता। इधर बेटा पहले सुनो, आप चाहे तो ऐसे चले जाएं, वो जैसे अभी हमने पीछे पाथ बनाया था, चाहे तो आप इधर से जाएं फिर इधर से ऊपर जाएं, समझ नहीं है कि ए पाथ है, ये कौन सा पाथ है, बी पाथ है, और तीसरा ये है कि आप इधर जाएं पहले सीधा फिर इधर को जाएं। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पाथ है। इसका मतलब ये कि मैं ये डस्टर को इसके ऊपर पहले वर्क करना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, मैं नीचे से पकड़ के चाहे ऐसे लेके इधर आऊं, चाहे नीचे से पकड़ के ऐसे लेके इधर आऊं, चाहे नीचे से पकड़ के सीधा ऐसे लेके आ जाऊं, तीनों केसेस में पाथ जो सा मर्जी आप लें, जिस मर्जी रास्ते के जरिए करें, वर्क जो बॉडी करेगी वो क्या होगा, उतना ही होगा। बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो तीनों केसेस में एक जितनी ही होगी। ठीक है बेटा, तो इस केस में बॉडी के पास जो वर्क आया है इधर बेटा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बाइस है। कौन सी एनर्जी के बाइस है, हाइट की वजह से ना, पोजीशन की वजह से। तो आप इधर से जाएं तो भी उसी पोजीशन पे हैं, इधर से जाएं तो भी उसी पोजीशन पे हैं, सीधे आ रहे तो भी उसी पोजीशन पे। ठीक है बेटा, तो तीनों केसेस में रास्ता आप जो सा मर्जी ले लें, इधर से जाएं, इधर से जाएं, सीधे जाएं, तीनों पाथ में आपकी जो एनर्जी है बॉडी के पास वो सेम ही होगी। वर्क करना है वो तीनों के क्या होगा, सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
इसी का मतलब है कि वर्क डन, जो वर्क होना है, इज इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद है, ऑफ द पाथ फॉलोड, कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इससे वर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो यही हमने इसका लिखा है। आगे बेटा थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो बात हमने कही है कि भाई हमारा जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के, तो आप यहाँ पे डालेंगे सपोज हमारे पास जो यहाँ बॉडी पड़ी हुई थी उसका मैथ कितना था, m था। कितना मैथ था, उसे हम a पॉइंट से, बुक वाले ने इसको पॉइंट ये b पॉइंट नाम दिया है, इसको d का नाम दिया और इसको क्या नाम दिया है, c का। सपोज हम मैथ m को a से लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे, b पे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए तो आप बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, वर्क ही करते हैं ना, है कि नहीं। सपोज अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, वजाहत इसकी जो बातें कर रहे हैं बेटा वही आप चाहे तो घर जाके उसको सोचें और खुद लिखते जाएं पेपर में, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप वहाँ पे लिखा है कि मैं तो बड़ा दुखी इंसान हूँ, ठीक है, और मैं जनाब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो नहीं असर करना, ठीक है। तो सपोज कंसिडर, फर्ज कर लेंगे अ बॉडी, शुक्र अब m, फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास कितना है, m है, इज डिस्प्लेस्ड। इसके बाद पीरियड किसका है, फ्रॉम, इसको हमने डिस्प्लेस किया, उसको हमने पकड़ के a से कहाँ ले गए हैं, b पे, फ्रॉम पॉइंट a टू b, ठीक है बेटा। तो जब हम इसे a से b के लेके गए हैं तो बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स, हम मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करके इसे भी तक जा सकते हैं। आप फॉलोइंग का मतलब इख्तियार करना है, पैरवी करना, क्या आप यहाँ से ऐसे जाएं, चाहे इस रास्ते को इख्तियार कर लें, चाहे इसको इख्तियार कर लें, चाहे इस रास्ते को इख्तियार कर लें, तो आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी रास्ता इख्तियार करें, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे है, इस केस में जब आप बॉडी को A से B के ऊपर ले गए हैं तो बॉडी यहाँ पे पहुंच चुकी है, इस यहाँ से उठा किधर ले आए ना, तो जब आप इसको यहाँ ले आए हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये नीचे बेटा ग्राउंड है, ये जमीन है, ठीक है, जमीन इसको अपनी जानब खींचेगी ना। तो बॉडी को जब हम किसी हाइट पे रेस कर देते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो एक्चुअली किसके इक्वल होती है, उसके वेट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, और आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो आप ये इसका मेंशन कर दें here the force, इन्हें कहोगे थोड़ी देर आप ना कम करके, जो सर कह रहे हैं थोड़ी देर आप ऑफिस में तो वेट करेंगे, कॉपी कंप्लीट करके फिर आप here the force acting on the body is gravitational force, ठीक है बेटा। यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है बेटा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो असल में उस बॉडी के किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है कि अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है। ये जो बात अपने ऊपर लिखी है इसको हमने दुरुस्त साबित करना है कि हम इस रास्ते से जो आगे देखते हैं वर्क क्या आ रहा है, फिर हम इस रास्ते से भी जाएंगे वर्क क्या आ रहा है, फिर हम इस रास्ते से भी जाएंगे, तीनों पाथ्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना वर्क फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will calculate the work done along the
पाथ, सबसे पहले हम कौन से रास्ते के जरिए वर्क फाइंड करेंगे, ए डी बी ले लें। कौन सा पाथ ले लें, ए डी बी, ए से डी, डी से फिर बी। बेटा इधर सुनो, ये इधर बस सुनते जाओ। पहले हम इस रास्ते के ऊपर वर्क फाइंड करने लगे हैं। ये पहला रास्ता यहाँ से यहाँ तक, इसको कह लें 1, ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम इस पाथ के ऊपर वर्क कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वर्क है, वर्क अलोंग ए डी बी, इस पाथ के ऊपर, तो बेटा देखिए पहले इधर, पहले आप बॉडी को यहाँ से उठा के लाएंगे इधर की तरफ, ऐसे ही है ना। फिर यहाँ से इसको लेके जाएंगे इधर को ऊपर की तरफ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किधर को लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। जब आप ए से डी के ऊपर देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ की तरफ, ए से डी की तरफ, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर को बन रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो उस केस में आपने पढ़ा हुआ है कि cos 90 वर्क कैसे ही फाइंड करते हैं ना, एफ डी cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अच्छा, जब एफ और डी आपस में 90 पे हैं तो इसका मतलब एफ डी cos 90, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क है ए से डी तक, वो कितना वर्क है, 0 वर्क है। कितना वर्क है, 0, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे आप कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरा, अब इधर आए डी से बी तक, इधर बेटा पहले सुन लो, रियाज की कॉन्सेप्ट करो समझिएगा। जब आप डी से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है बी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे को, और आप बॉडी को उठा के इधर को लेके जा रहे हैं, रिलेटिव टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहे हैं, इसीलिए वो माइनस में लगेगा। अच्छा, ऊपर को लेके जा रहे हैं तो वो डी है। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट हो तो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब इस फार्मूले में पुट करेंगे ना cos 180, तो आंसर क्या आएगा, -1। इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है बेटा, -1 का आएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब जरा जब आप चीज को उठा के ऊपर को लेके जा रहे हैं, मैंने भी बताया था कि जब आप किसी चीज को किसी पोजीशन या किसी हाइट पे लेके जाते हैं, उसका वर्क किसके इक्वल होता है, उसके mgh के इक्वल होता है। असल में यहाँ पे mg क्या है, वेट है। क्या है बेटा, वेट, वो फोर्स भी एक्ट कर रही है, और एक h वो हाइट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क हुआ है, वो एक्चुअली mgh के इक्वल है, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्चुअली वर्क ये होता है ना, W = FD इधर। तो यहाँ से जब यहाँ गए हैं तो F कितना लगा है हमारे पास, mg लगा है, और D कितना है, h है, क्योंकि आप कितनी हाइट पे ले गए हैं बॉडी को, h हाइट पे ले गए हैं, यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, ठीक है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्क कितना है, -mgh के इक्वल है। अच्छा, ये जो मैंने बात इधर बताई थी कि ए से डी तक जो वर्क है वो 0 है, आप वो साथ मेंशन कर दें, क्या इधर लिख लें, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। वो कितना है बेटा हमारे पास, ए से बी तक जब आप गए हैं तो वर्क कितना हुआ है, 0 हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज, आप पूरा बिकॉज लिख लें, बिकॉज एफ एंड डी और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा, क्या आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए ए से कहां तक, बी तक वर्क कितना हुआ है बेटा, 0 हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेरा ख्याल है ये आपने नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया, चलें समझ लिया बेटा, आपको समझ ये निकालूं, चलिए अब जरा बेटा हम वर्क फाइंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे यार, फिर याद हल करेंगे इसका मसला बनेगा। देखें, अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे कहाँ से, पहले अब जाएं ए से सी और सी से बी। वर्क डन फ्रॉम ए सी बी, कौन से पाथ की नॉक,
ए सी बी आप सारी इंग्लिश ये लिख लेंगे वर्क, वी विल कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग द पाथ, जहां एडीबी आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, ए सी बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर वर्क फाइंड करें, क्या आएगा, यहां से यहां जाएं, इधर बेटा रियाजी पहले कॉन्सेप्ट, ए से सी की तरफ जाएं तो डी जा रहा है ऊपर को, यस सर, और एफ आ रहा है किधर को, नीचे को। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को है, नीचे को है। तो अगेन दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क आप हाइट पे ले गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पहले केस में दोनों ऑपोजिट है तो वर्क फिर नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। तो वर्क अगेन कितना आएगा, एम जी एच आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, डी इधर को है और एफ किधर को है, तो फिर ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे हैं ना। तो परपेंडिकुलर है तो आप कह लें कि सी से बी तक अगेन क्या कितना वर्क है, 0। तो यही आप जहाँ पे आपने ए डी लिखा था वहाँ आप क्या लिख देंगे, सी बी लिख देंगे, इंग्लिश सारी वही आ जाएगी। ए से बी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी से बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है नी? जो बच्चे बेटा अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट है, हो सकता है कि आप फिजिक्स का जब लेक्चर ले रहे हैं, क्वाइट एक टफ टास्क है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर आपकी वो कंप्यूटर साइंसेज है। जब आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि 1 घंटा बैठ के टीचर की बात सुनो, इतना आसान काम नहीं है। हालांकि घर वाले या फिर जो लोग नहीं पढ़ते उनको आप जाके ना बड़ा मुश्किल काम है पढ़ना, उन्हें कहना कर दे कि ले देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक जब टिक के आप बैठ के देखें, आंखों से भी एनर्जी लगा रहे हैं, आप दिमाग से भी लगा रहे हैं, कानों से भी, तो बड़ा मुश्किल काम है। और ये फिर बंदा बोर भी होता है बीच बीच में, ठीक है, लेकिन आपने टिक के पूरी बात गौर से सुननी है ताकि एंड पे आपको समझ आ जाए। जब पूरी बात समझ आ जाएगी ना फिर आप उसको फर्क खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कोई मुश्किल नहीं बेटा, आप साथ साथ सुनते जाएं, अगर अंदर से तकलीफ भी हो रही है तो उसको दबा के रखें, ठीक है, कि अगर नहीं मिल कर रहा सुनने को तो सुनना पड़ेगा। एट दी एंड जब हम पेपर की तरफ जाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ वहाँ इतना सारा याद करने के लिए मैंने आपको देना, मैं थोड़ा थोड़ा काम बताऊँगा, उसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा। ठीक, अभी समझने के दिन है, समझेंगे तो हम सारा ही, ठीक है कि ताकि आप में से कोई आइंस्टाइन भी बन जाए, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में भी हमारे पास वर्क किसके इक्वल आया है, एम जी एच के इक्वल ही आया है। अब रह गया तीसरा पार्ट ए से बी तक, वर्क डन अलोंग ए से कहां तक बेटा, बी तक। अच्छा आप देखिए, जब ए से बी तक जाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, आगे को भी जा रही है और ऊपर को भी जा रही है, एक्स की सीमत में भी जा रही है और वाई की सीमत में भी जा रही है, ऐसे ही है ना, 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है। तो अब देखिए कि जितने भी x वाले पाथ्स हैं, मैं लिख देता हूँ वर्क अलोंग x पाथ, फिर 2 हमारे पास डायमेंशंस में x वाली सीमत में भी वर्क हो रहा है और y वाली सीमत में भी वर्क हो रहा है। तो हम कहते हैं बेटा कि जब हम x वाले की बात करें, x है इधर को और फोर्स है किधर को, नीचे को, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब 90 हो तो वर्क कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बेटा, तो x वाला जो पाथ है, x वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से में क्योंकि फोर्स और x वाली जो डिस्प्लेसमेंट है आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस हिस्से में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो y वाले हैं, अब y है ऊपर को और फोर्स किधर को है, नीचे को, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो cos 180 हो गया। जब y वाले के लॉन्ग हम वर्क निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वर्क आएगा। अब जब किसी चीज को ऊपर को लेके जाते हैं तो उसका वर्क किसके इक्वल होता है, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरे पाथ में भी हमारे पास वर्क माइनस mgh ही आ रहा है। अगर कहीं से बेटा नहीं पता लगा तो पूछें लाउडली, बेशक इसको आप पूछें, शर्माना नहीं आपको। हाँ देखिए बेटा, जब आप पहला पैच लेंगे ना
आपने इतने इसको स्मॉल पैचेस लेने हैं कि आपकी फोर्स क्या और एज अ कांस्टेंट फोर्स ट्रीट होगा। अभी हमने पिछले ये कॉन्सेप्ट में समझा था, इसलिए ये टोटल बात को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करके फिर वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले का बनेगा डेल्टा x1, दूसरे का डेल्टा x2, ठीक है। तो सारे पैचेस का जब x1 का ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, y वाले का निकालेंगे तो वो सारे का ये आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पर उसने वैसे बाकी डिटेल में स्टेप्स किए हुए हैं, सुन ले बेटा। जब हम y के लॉन्ग वर्क फाइंड कर रहे हैं, ये सॉरी a से b तक y एक्सिस के लॉन्ग, तो वर्क बेटा आपने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है f d के, ऐसे ही है ना। f यहाँ पे कितना लग रहा है mg लग रहा है। अच्छा जब y वाले पास के लॉन्ग देख रहे हैं डेल्टा y1, ये दूसरा क्या है डेल्टा y2, अब सारों का y ऐड करते जाएं तो कितने बन जाएंगे डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y, चलते जाएं कहाँ तक डेल्टा yn तक। अब ये जो सारे y बन रहे हैं वो एक्चुअली आपकी हाइट नहीं बन रही, तो सारे y वालों को ऐड करेंगे। वर्ग यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि दोनों आपस में क्या है ऑपोजिट है, f और d आपस में ऑपोजिट है, तो mg और ये सारे y की जगह पे क्या आ गया h आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, चाहे तो आप उसको वैसे भी लिख लेते चाहे ऐसे लिख लीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। ये वैसे साथ में रीजन आपने लिख देनी है कि x वाले कंपोनेंट्स के अलोंग जो वर्क है वो 0 है क्योंकि फोर्स एंड डेल्टा dx, सारे डेल्टा dx जो हैं वो आपस में क्या है कितने एंगल पे हैं और परपेंडिकुलर, आपस में क्या है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, यानी उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना बनेगा 0 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फेमस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये बेटा कि एंड में लिखा हुआ है ग्रीन लाइंस में द फील्ड इन व्हिच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। देखिए ऐसी फील्ड इधर बेटा पास में, ऐसी फील्ड जिसके अंदर जो आपका वर्क डन है वो रास्ते का मोहताज नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी फील्ड को जो कि किसी जिसके अंदर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी फील्ड को बेटा आप कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर जो आपका वर्क है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अंदर वर्क डन वाकई पाथ के ऊपर डिपेंड, तीनों केसेस में वर्क एक जितना ही आया ना, तो पाथ में तो नहीं डिपेंड कर रहा, तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात है एंड पे, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फील्ड कंजर्वेटिव बन रही है। अच्छा ये भी वो कह सकता है कि एक तो ये कि पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड की एक और भी ये पहचान है कि आप अगर क्लोज पाथ बनाएं कि जहां से आप चले हैं, गौर से बात सुनिए, जहां से आप चले हैं घूम फिर के वापस फिर उधर आ जाए, चाहे इधर से जाके इधर आ जाए, तो उस केस में वर्क क्या होगा जीरो। क्लोज पाथ में हमारे पास वर्क बेटा क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। वो इसलिए जीरो होगा जो उस दिन आप कह रहे थे कि नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जीरो है, तो डेल्टा डी में कोई चेंज नहीं आया, तो डेल्टा डी सारा क्या हो गया जीरो हो गया, तो एफ डॉट जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो ही आएगा। अच्छा एक आखिरी बात है बेटा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स है इधर बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स को एज अ इधर बेटा सुन ले, हम वेरिएबल फोर्स ट्रीट करते हैं। वेरिएबल फोर्स क्योंकि अगर आप किसी सरफेस के ऊपर जा रहे हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स और वहाँ और फोर्स चेंज हो रही है ना, तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो फील्ड बनेगी या फिर आप कह लेंगे जो उसकी फील्ड बनेगी उसको आप कंजर्वेटिव फील्ड नहीं कह सकते। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो फील्ड बनती है वो क्या होती है नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है बेटा।
ये क्या MCQ है, ठीक है। तो ये आज का बेटा आपका लेसन था। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो था इसको फिट करूं। अब आपने इसको लफ्ज़ का लफ्ज़, चाहे तो आप ऐसे लिखें, चाहे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो खुद लिखें। कोशिश करें कि पकड़े जी, मेरा ये मशवरा है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद कोशिश करें उसको अपने अल्फाज में लिखें। बुक को साइड पे रखें, आप बुक को पढ़ें बुक को, टीचर ने जो लेक्चर लिखवाया उसको प्रॉपर नोट करें, इसको भी पढ़ें, बुक को भी पढ़ें। उसके बाद कोशिश करें सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है। जब आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी ना, आप खुद लिखना शुरू कर देंगे, तो आप बन जाएंगे मिर्जा गालिब, है कि नहीं। तो फिर आप तबाही मचा देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।